कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें लड़ेंगी, हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो जब मेले के बारे में बात कर रहे हो, मेला पहली बार किसान कह रहे हैं कि पिछले 20 साल में मेला 1 महीने लेट हुआ, बुआई बहुत पहले शुरू हो चुकी है, बीज नहीं मिल रहा किसानों को। और कल मेले के अंदर जो न कहीं पानी पीने की व्यवस्था है और 1-2 किलोमीटर दूर साधन खड़े क्योंकि VIP आई हुई इसलिए, और सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हुई बीज के लिए। तो इसके लिए जिम्मेवार किसको? देखिए आप, ये अव्यवस्था हुई। मैं आपको बताऊं, जब भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल में 3 खेती कानूनों को वापस लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासी के किसान उनसे माफी मांगी थी, लेकिन आपने जो बयान दिया था कि पुट्ठे कानून नहीं होंगे, राबड़ी केस हो जाओ किसान, क्या आपको महसूस नहीं होता कि आपको माफी मांगनी चाहिए? देखिए मैं आपको एक करेक्शन कर दूँ, मैं भी किसान हूँ। फसलें तो आ रही सर, फसलें आ भी नहीं हुई जा रही, या तो किन्नू गोवा में भी मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि कारपोरेट के हाथों आप बेच रहे हो, या आप एक नहीं, फिर से मैं सवाल पूरा करूँ। 9 साल में कोई आप ऐसा स्थापित नहीं कर पाए हो कि किसानों का कोई समूह बने और वो जाए। हालात ये खड़े कि अनाज मंडी में फसल बिकने में किसानों के पसीने छूट जाते हैं, टाइम पे कूपन नहीं मिलता, टाइम पे इनको जगह नहीं मिलती और टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती। ये प्रत्येक मंडी के हालात है। तो आप साइलोज को खड़े कर रहे हो और मंडियों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैं कॉर्पोरेट्स के बड़ा खिलाफ हूँ। सरपंच आंदोलन पे थे, आशा वर्कर आंदोलन पे थे, अलग अलग उनको डिटेन, किसानों को भी डिटेन नहीं, ऐसा नहीं था, ये भ्रम प्रचार है। कोई सरपंच कहीं डिटेन नहीं। सबसे पहले तो मैं हिसार के सभी जर्नलिस्ट, पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी साथियों का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई उसमें आने पे आपका स्वागत करता हूँ। और अभी मुझे पता लगा कि हिसार के कुछ बच्चे नैनीताल गए थे और बड़ी दुखद घटना हुई कि बस का एक्सीडेंट हुआ। तमाम उन परिवारों को जिनमें क्षति हुई है उनको मेरी दिल से सहानुभूति है। परमात्मा से दुआ करता हूँ कि उनको ताकत दे, क्योंकि ये सभी जो बच्चे थे वो हमारे ही थे जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते आज आप सब लोगों के समक्ष प्रेस वार्ता के रूप में आपसे मुलाकात भी करने की इच्छा थी। और कृषि मेला जो किसानों का एक बहुत बड़ा, मैं इसको त्यौहार बोलूँगा, इसको बहुत सालों से सरकार और मार्केटिंग बोर्ड द्वारा कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह में हर साल ये मेला होता है। इस दफ़ा भी मेला चल रहा है, आज दूसरा दिन है। और कल हमारे हिंदुस्तान के, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस मेले के अंदर एज ए मुख्य अतिथि आए। उनके हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज तक कभी भी इस लेवल की डिग्निटरी कृषि मेले में एज ए चीफ गेस्ट नहीं आए। और इसके साथ साथ पहली दफ़ा डे 1 में, फर्स्ट डे, 14,500 किसानों ने इस मेले में आने का रजिस्ट्रेशन किया। बहुत बड़े लेवल पर किसान भारी तादाद संख्या में इस मेले में आ रहे हैं। और मेले का उद्देश्य भी है कि जो भी नई कृषि यंत्र, नया टेक्नोलॉजी, नए किस्म के बीज, नए किस्म की पेस्टिसाइड्स जो किसानों की फसल के लिए लाभदायक हों, जिनसे किसान अपनी फसल की
आमदन बढ़ा सके, क्वालिटी बढ़ा सके, क्वांटिटी बढ़ा सके, वो तमाम चीज़ें अलग अलग स्टॉल्स के रूप में, अलग अलग काउंटर्स के रूप में, चाहे वो MNCs हैं, चाहे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे नए नौजवान लोग इस मेले के अंदर अपनी अपनी चीज़ों को लेके जो प्रदर्शनी लगी है, वो तमाम चीज़ें किसानों के लिए बहुत लाभदायक और जिसका बहुत बड़ा असर पढ़े लिखे किसान पे जानकारी के रूप में उनको मिल रहा है। दूर दराज के हर गांव के किसान इस मेले में आ रहे हैं। कल मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूं, डबवाली क्षेत्र से, बहुत कम लोग इस क्षेत्र से आया करते थे क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है, पर मुझे ऑलमोस्ट हर गांव का व्यक्ति यहाँ मिला। मेरे लिए भी एक बड़ी नई चीज़ थी कि किसान इतना जागरूक है कि वो तमाम हर चीज़ को जो नई इंडक्शंस हो रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो रही है, उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए इस मेले में आ रहा है। लगभग 250 के नज़दीक MNCs, नई एंटरप्रेन्योर्स, चाहे वो पेस्टिसाइड्स की कंपनीज़ हों या वो इक्विपमेंट्स की हों, वो तमाम स्टॉल लगे हैं। और इस दफ़ा पहली बार हैवी मशीनरीज़ को भी इसमें इंडक्ट करके हमने उनको स्पेस देने का काम किया है। हैवी मशीनरीज़ के भी स्टॉल लगे। और कल माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी जो कंबाइंस हैं, जो हमारा बड़ा मशीन्स हैं, चाहे वो हमारी सॉइल के संबंध में हैं या लेवलर्स हैं, वो तमाम चीज़ें उन्होंने देखी। और अलग अलग कोऑपरेटिव्स भी जो है, हमारी शुगर मिल्स हैं, उन्होंने भी काउंटर्स इसमें लगाए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज का किसान है, वो किसान नए किस्म की खेती को, नए किस्म की चीज़ों को अपनाने के लिए बहुत अग्रसर है और अपने आप को अग्रिम पंक्ति में रखते हुए कृषि मेले के अंदर वो आ रहा है। मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, दोनों ही इस मेले का जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन इसमें समापन के रूप में होगा। इसी के साथ साथ जो मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से जो लॉटरीज़ हैं, जिनमें किसानों को इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स, अलग अलग किस्म की जो मशीनरीज़ हैं, वो लॉटरी के रूप में भी मार्केटिंग बोर्ड ने 2014 के माननीय मनोहर लाल जी के काल से लेके और 2023 तक हर दफ़ा मेले के अंदर किसानों को ये लॉटरी के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात देने का भी काम किया, जिससे किसान मजबूत हो और किसान तक ये मैसेज जाए कि सरकार किसान के साथ है। सरकार चाहती है किसान की फसल दुगनी हो, आमदन बढ़े और किसान खुशहाल हो और मजबूत हो। कल माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जिक्र किया इंटर स्टेट ट्रेड को लेके कि एक स्टेट का किसान दूसरी स्टेट में जाके अपनी पैदावार को बेचे। ये बहुत बड़ी पहल थी जो मैंने मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन होने के नाते पूरे हिंदुस्तान के मार्केटिंग बोर्ड्स के चेयरमैन्स की जब कॉन्फ्रेंस थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में हमें हर स्टेट के किसान के बारे में, उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके की खेती है, उसको समझने का मौका मिला। और इसको साथ साथ हमने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए तमाम स्टेट्स के चेयरमैन्स को ये अपॉर्चुनिटी, हमारी तरफ से एक ऑप्शन भी दिया कि हमें इंटर स्टेट ट्रेड करना चाहिए। जो मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा की स्पेस है, चाहे वो बैक हाउसेस हैं, चाहे वेयर हाउसेस हैं, चाहे हमारे मंडी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमें इंटर स्टेट शेयर करने चाहिए, जिससे कि किसी भी स्टेट का किसान अपनी फसल के उचित दाम मिले
अगर हिंदुस्तान में मान लो कोई भी स्टेट है या मंडी है जिसमें फल व सब्जियों के दाम अच्छे हैं, तो हरियाणा का किसान भी उस मंडी में जाके अपनी फसल को बेचने का काम करे, ताकि उसे किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। अगर उसे अपनी फसल को होल्ड करना पड़े तो उसके लिए भी स्पेस अवेलेबल हो, ताकि उसके जहन में ये चिंता ना रहे कि मैं अपने फल या सब्जियों को 4 दिन 5 दिन होल्ड करना पड़े तो रखूँगा कहाँ। तो ये एक बहुत बड़ी पहल एज ए मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन हरियाणा के रूप में मैंने शुरू किया है। अभी हमारा एक डेलीगेशन जो है गोवा स्टेट का, वो डेलीगेशन 19 तारीख को अक्टूबर को हरियाणा में आ रहा है। राजस्थान का डेलीगेशन आ रहा है, जम्मू कश्मीर का डेलीगेशन आ रहा है, हिमाचल का डेलीगेशन आ रहा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी बात चल रही है। तो ये तमाम स्टेटों का आपस में इंटरलिंक जो ट्रेड है, इसके लिए हमने कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम स्टेट्स एग्री भी हैं। और एक नई पहल हमने शुरू की है एज ए मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते, ताकि आने वाला टाइम जो है वो मार्केटिंग कंसर्न है। अगर हमें किसान की कमोडिटी को, फसल को वैल्यू एडिशन करना है तो हमें उसे राइट मार्केट, राइट प्लेस देना पड़ेगा, तभी किसान को अच्छे दाम, अच्छे भाव मिल सकेंगे। तो इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा एक बहुत बड़ी पहल करने जा रहा है। इसी के साथ साथ मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन होने के बाद जो हमारे किसान मजदूर के एक्सीडेंटल क्लेम्स हैं, उसमें भी हमने काफ़ी बदलाव किए। पहले कई ऐसे कृषि यंत्र थे जो एग्री कमोडिटी में इंक्लूड नहीं थे। बीओडी की मीटिंग में हमने ऐसे तमाम कंपोनेंट्स जो रन बाय डीजल, रन बाय पेट्रोल, रन बाय बैटरी, रन बाय सोलर और ऐसे तमाम यंत्र जो कृषि और कृषि वेस्ट के लिए यूज़ होते हों, वो तमाम इसमें इंक्लूड करके हमने ये किसान के लिए एक नई चीज़, नए रूप में और किफ़ायती तौर पे उसे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे इस चीज़ का क्लेम मिले। इसके साथ साथ मार्केटिंग बोर्ड के अंदर जितने भी वाटर टैंक्स थे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा मिकाडा जो है वो वाटर स्टोरेज के लिए किसानों को वाटर टैंक देता था, वाटर टैंक्स भी हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में इंक्लूड नहीं था, कंपोनेंट नहीं था। हमने बीओडी की मीटिंग में वाटर टैंक्स को भी एग्रीकल्चर कंपोनेंट के रूप में इंक्लूड किया। कोई किसान भाई के साथ अगर ऐसा हादसा होता है कि वो किसी कारण से ड्राउन हो जाए उस टैंक के अंदर, उसके साथ कोई परिवार के साथ हादसा हो, तो उस स्थिति में भी वाटर टैंक एज एन एग्रीकल्चर कंपोनेंट गिना जाए, तो हमने उसको भी इंडक्ट करने का काम किया है। किसान को जिस वक्त वो अपनी फसल में स्प्रे करता है और स्प्रे उसको चढ़ जाती थी तो उसके साथ हादसा हो जाता था, उसका लाइफ लॉस हो जाता था। तो इन सिचुएशंस में वो परिवार किसान मुआवजे के एक्सीडेंटल क्लेम के लिए अप्लाई करता था, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी, जो अपने इसकी आपके जब एक्सीडेंट हो जाए तो डॉक्टरी मायना रिपोर्ट होती थी, उसके अंदर कार्डियक फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, मल्टी ऑर्गन फेलियर्स ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती थी। इन तमाम चीज़ों को भी हमने ठीक करते हुए एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की सिफारिश पे हमने ये चीज़ सरकार को भेजी है कि अगर किसी किसान को स्प्रे चढ़ जाए करते हुए और वो हॉस्पिटलाइज हो जाए और उपचार के दौरान अगर उसकी मृत्यु होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कार्डियक फेलियर या मल्टी ऑर्गन फेलियर या ब्रेन स्ट्रोक आए, तो भी प्राइमा फेस वो एडमिट हुआ है ड्यू टू स्प्रे इनहेलिंग, तो भी उसे इसमें सहयोग राशि मिलनी चाहिए, जो भी निर्धारित राशि है सरकार द्वारा वो मिलनी चाहिए। तो ये सिफारिश भी हमने मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से लागू करने का काम किया है। इसी के साथ साथ आजकल एक नया
जो देखने को आता है कि हार्ट फेल केसेस बहुत ज़्यादा है। कहीं पे हम जाएं तो पता लगता है कि हार्ट फेलियर हो गया। तो पहली दफ़ा मार्केटिंग बोर्ड में हमने ये पहल करते हुए कि जो किसान भाई खेत में अगर पानी लगा रहा है और उसकी पानी की बाराबंदी की उसकी पर्ची है और उस दौरान अगर हार्ट अटैक हो जाता है और किसी कारण से उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है तो भी बाराबंदी की पर्ची पे भी उनको सरकार द्वारा ये सहायता मिले, ये भी हमने उस एजेंडे में डालने का काम किया है। जो किसान भाई अपनी फसलों को बेचने के लिए मंडी में जाता है और गेट पास कटने के बाद अगर उसके 12 घंटे में कोई सड़क दुर्घटना में भी किसान की किसी हादसे में मृत्यु होती है तो भी उसमें उसको एक्सीडेंटल क्लेम मिले। ये 5-7 चीज़ें जो आज तक किसी भी मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन ने रिव्यू नहीं की थी, वो रिव्यू करके जो आज के तौर पे जो आज की नेसेसिटी नीड थी उसको लाइन अप करते हुए हमने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को अपनी बोर्ड की तरफ से सिफारिश की है कि इन तमाम चीज़ों में को रिव्यू किया जाए ताकि किसान को सहायता मिल सके। तो ये भी हमने एक ऐतिहासिक काम करते हुए मार्केटिंग बोर्ड हरियाणा चेयरमैन के तौर पे किसानों को किस तरीके से हम राहत दे सकते हैं, किस तरीके से किसानों की मदद कर सकते हैं। तो ये जो पहले लॉ बने थे वो 1962 के थे, समय अनुसार उनकी अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी थी। तो आज के दौर में जब किसान टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, जब किसान नई चीज़ों को, नई मशीनरीज़ को, खेती के यंत्रों को अडॉप्ट कर रहा है और अपनी फसल को अच्छा भाव मिले, अच्छी पैदावार हो, इसके लिए कोशिश कर रहा है, तो हमारी भी कोशिश थी कि हम भी उसके सारे रिस्क को और जो भी उसकी ज़रूरत है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए उसके आज के दौर में जो मदद कर पाएँ हम मदद करें। तो ये तमाम चीज़ें एज ए मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन के नाते मैंने अपनी ज़िम्मेवारी को निभाते हुए जो भी किसान के हक़ में काम कर सकता हूँ मैंने करने का काम किया। आज आप लोगों से भी इस बहाने मुलाकात हुई है क्योंकि हमारा अभी कृषि मेला चल रहा है और पहले से ज़्यादा मैं बताऊं कि आज तक जो भी रिकॉर्ड्स रहे हैं मेले के अंदर, इस दफ़ा उससे भी डबल किसान दुगने इस मेले को देखने के लिए आएंगे। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और मेला ही एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे एक ही छत के नीचे तमाम चीज़ें किसानों को देखने को, जानकारी होने को मिलेगी। तो मेरा विषय इसी मेले को कंसर्न लेके और इंटर स्टेट ट्रेड को लेके और इसके साथ साथ जो पुरानी पॉलिसीज़ थी जो किसान की उनको रिव्यू हो, ये तमाम सिफारिशें हमने सरकार के उच्च अधिकारियों को भेजी हैं। निश्चित तौर पे बहुत ही जल्दी इन चीज़ों को लागू करेंगी और किसान को हम राहत देने का काम करेंगे। सर, पॉलिसी रिव्यू के लिए आपने कहा है, पॉलिसीज पहले भी बहुत थी, अब भी आपने अच्छी पॉलिसीज बनाई है, लेकिन बात यह है कि प्रोसेस इन पॉलिसीज की कितनी लंबी रहेगी, क्योंकि किसान अक्सर इसी शिकायत को लेकर के आगे रहता है कि भाई इनकी प्रोसेस इतनी लंबी है कि हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो प्रोसेस को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, हर इंडिविजुअल पार्ट पे किसी ना किसी को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ती है। एज ए चेयरमैन होने के नाते, क्योंकि मैं बड़ा डाउन टू अर्थ हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ और ख़ुद किसान की हमेशा आवाज़ बुलंद करता हूँ। पानी की लड़ाई हो चाहे किसी तरीके की, मैंने कभी भी उसको राजनीतिक एंगल से नहीं देखा है, क्योंकि मैं पहले किसान हूँ तो मेरा एंगल हमेशा ये रहता है। मेरे पार्ट पे मैंने जितनी जल्दी इनिशिएटिव लेना चाहिए मैंने उतनी जल्दी इनिशिएटिव लिया, ताकि बहुत जल्दी अगर हम काम करेंगे निश्चित तौर पे उनको जल्दी सहूलियत मिलेगी। तो मेरे पार्ट पे मैंने पहली फर्स्ट BOD मीटिंग में सभी रिव्यू किए हैं, नहीं तो आज तक जितने चेयरमैन रहे हैं उनको समझने में समय लगता है, लेकिन मेरा पहला BOD की बैठक थी, उसी बैठक में मैंने ये सारे एजेंडाज डाले और तुरंत प्रभाव से अपना जो मेरा कर्तव्य था और काम था मैंने करने का काम किया। आगे उच्च अधिकारियों के पास फाइल्स हैं और मैं उन्हें कहता हूँ, बार बार आग्रह भी करता हूँ कि इसको जल्दी करें ताकि हम किसान को रिलीफ दे पाएँ। सर, मेले की बारे में बात कर रहे हैं। मेला पहली बार किसान कह रहे हैं कि पिछले 20 साल में मेला 1 महीने लेट हुआ,
बुआई बहुत पहले शुरू हो चुकी है, बीज नहीं मिल रहा किसानों को, और कल मेले के अंदर जो न कहीं पानी पीने की व्यवस्था है, और 1-2 किलोमीटर दूर साधन खड़े क्योंकि VIP आई हुई इसलिए, और सैकड़ों लोगों की लाइनें लगी हुई बीज के लिए। तो इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते देखिए हैं? आप, तो ये अव्यवस्था हुई है। मैं आपको बताऊं, जब भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के नाते मैं समझता हूं ठीक है परेशानी, लेकिन हमारे लिए ये भी गर्व की बात है कि एक किसान का बेटा देश का उपराष्ट्रपति और एक किसान के बेटे जब आके किसानों के मेले का उद्घाटन करेंगे तो हमारे लिए ये भी गर्व की बात है। हमने किसानों से इस बात के लिए क्षमा भी मांगी है, पर क्योंकि ये प्रोटोकॉल था, उपराष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो प्रशासन को भी करना पड़ता है और सरकार को भी करना पड़ता है। सर अक्षमा पे बात आई है। 3 खेती कानूनों को वापस लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासी के किसान उनसे माफी मांगी थी, लेकिन आपने जो बयान दिया था कि पुट्ठे कानून नहीं होंगे, राबड़ी पी के सो जाओ किसान, क्या आपको महसूस नहीं होता कि आपको माफी मांगनी चाहिए? देखिए मैं आपको एक करेक्शन कर दूं, मैं भी किसान हूं, और ये बात मैंने तब कही जब एक माहौल ऐसा बन गया था कि जब एक तरफ किसान थे लेकिन वो गाली गलौज करने लग जाते थे माइक पे, और वो गाली गलौज माइक के माध्यम से हमारी बहन बेटियों के कानों तक आती थी। क्योंकि जब आप कभी सार्वजनिक कुछ चीज़ बोल रहे हैं और माइक पे बोल रहे हैं तो उसका समाज में गलत असर पड़ता है। और ये एक छोटी सी चीज़ है कि राबड़ी पी के सो जाओ का मतलब मेरा ये नहीं था कि मैं कोई तंज कस रहा हूँ, एक समझाने की बात होती है। और उसके बाद मैं आपको करेक्शन कर दूँ, मैं एक पहला इंसान ऐसा हूँ जो कोई गलत करता हूँ तो मैं बहुत जल्दी अपने आप को करेक्ट करता हूँ। मैंने सार्वजनिक तौर पे प्रेस के मीडिया के सामने भी इस बात को माना कि अगर मेरे शब्द किसी को बुरे लगे हों तो अपने शब्द वापस लेता हूँ, और मैंने ये प्रेस मीडिया के माध्यम से सिरसा में ये बात रखी। लेकिन चूँकि आप तक नहीं आई, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर मेरे शब्द किसी किसान भाई को बुरे लगे हों तो आई विल टेक माई वर्ड्स, क्योंकि मैं बहुत शालीन और नरम आदमी हूँ और हमेशा किसान की बात करता हूँ। मैं अपने साथ देवीलाल का नाम इसीलिए लगाता हूँ कि मैं चौधरी देवीलाल को जी सकूँ। सर उपराष्ट्रपति जी ने कल कहा था गोवा में हरियाणा के किन्नू बिकेंगे तो ये क्या प्रोजेक्ट है? देखिए प्रपोजल नहीं है, हम इंटर स्टेट ट्रेड की बात कर रहे हैं। हाँ, वो आपने बताया बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो किसी स्टेट के अंदर सरप्लस है लेकिन दूसरी स्टेट में बहुत महंगी है, तो हमने उन्हीं किसानों को कहा कि बजाय ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करें, क्यों ना किसान आपस में ट्रेडिंग करें। उन्होंने स्पेसिफिक गोवा का ही कहा। मैंने इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि गोवा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हर साल 70 लाख टूरिस्ट आते हैं, 70 लाख टूरिस्ट, और उन 70 लाख टूरिस्ट को अगर कोई हमारी ऐसी कमोडिटी हरियाणा की है, किन्नू है, जो जूस है, क्योंकि गोवा में लोग ड्रिंक्स करते हैं, वो अलग चीज़ है, कोई किसी तरीके की ड्रिंक करे वो अलग है, लेकिन अगर हेल्दी तौर पे हम देखें तो हमारा अगर किन्नू है जो कि मेरे एरिया में सरप्लस कमोडिटी है, अगर मुझे गोवा का लिंकेज मिलता है तो मेरा किसान अपना किन्नू गोवा बेच सकता है। इसी प्रकार से गोवा में नारियल होता है जो उनके लिए सरप्लस कमोडिटी है, और वही नारियल अगर हरियाणा में आए तो आज के दिन तो हम सब लोग हेल्थ अवेयरनेस है, अगर वो गांव में भी आता है, गांव का आदमी भी सोचता है भी चलो शरीर के लिए ठीक है एक नारियल पिया जाए। एक नारियल एक किसान के लिए कितनी वैल्यू रखता होगा, इस बात का अंदाज़ा लगा के देखो आप। सर हिसार में एयरपोर्ट पर प्रस्तावित है SEZ के लिए 3000 एकड़ जमीन भी रखी गई है यहाँ, तो यहाँ पर एक प्रपोजल भी था फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए, तो मार्केटिंग बोर्ड का कोई प्रपोजल है भी इसमें कुछ एरिया लेके? नहीं, अभी एज सच हिसार के लिए हमारे पास सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आया, लेकिन चूँकि सबसे बड़ी इंडस्ट्री खेती किसानी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया की खेती से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। जितना सरकार खेती की इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट करेगी या प्रपोजल्स रखेगी या प्रोजेक्ट्स रखेगी, मैं दावे से कहता हूँ कि हम बहुत मजबूत लोग हैं, किसान बहुत मजबूत है, बशर्ते किसान को राइट प्लेस और राइट मंडी मिलनी चाहिए। सर कल किसान नेताओं को जो बात करते हैं तो उसके अंदर जो भंडारण की बात आती है, भंडारण कहाँ करें, उसके लिए सुविधाएं क्या लेकर? देखिए काफ़ी लंबे अरसे से इस पे विचार भी चल रहा है और बहुत भारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिपोर्ट भी सबमिट हुई है कि आधा काफ़ी सारा अनाज हमारा सही तरीके से भंडारण ना होने पे ख़राब हो जाता है। सरकार ने बहुत सी स्कीम भी लागू की थी जिसमें छोटा किसान या FPO हैं वो सरकार की उस स्कीम का लाभ लेके भंडारण बना सकते हैं, पर चूँकि लैंड होल्डिंग बहुत थोड़ी रहेगी, किसान के पास 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं है ऑन एन एवरेज, तो छोटा किसान इतनी क्षमता नहीं है कि वो भंडारण के लिए भी
अपने लेवल पे कोई व्यवस्था बना सके। इसीलिए हमने ये सोचा, क्योंकि भंडारण की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने किसी चीज़ को होल्ड करना हो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और हर हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं। मसलन के तौर पे आप लोग सेब खाते हो, अब सेब हरियाणा का तो नहीं है, हिमाचल का है या J&K का है, और यही सेब तमिलनाडु के लोग भी खाते हैं, वहाँ भी सेब नहीं है। कहने का मतलब, अगर हमारा लिंकेज ठीक हो और किसान को हम लिंकेज प्रोवाइड कर दें और उसको ये श्योर कर दें कि आपका अगर कहीं सामान नहीं बिका तो सरकार आपको भंडारण व्यवस्था बना के देगी, तो निश्चित तौर पे किसान हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाके अपनी कमोडिटी को बेच सकता है और अच्छे दाम मिल सकते हैं। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई पे कंट्रोल तभी होगा जब हम किसान को मार्केट देंगे तो महंगाई रुकेगी। एक टमाटर जो है वो 6 रुपये किलो में किसान बेचता है, लेकिन उपभोक्ता उसी टमाटर को 300 रुपये में ले रहा है। तो ये जो अंतर है 6 का 300 का, ये सबसे बड़ा अंतर है मार्केट। तो सही तरीके की लिंकेज नहीं मिलना, तो किसान को लिंकेज मिले तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि हम महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे। तो आपने तरीका बता दिया कि लिंकेज मिले और भंडारण हो, सरकार क्या कर रही है? देखिए, मैंने मार्केटिंग बोर्ड चेयरमैन हरियाणा होने के नाते, अभी जैसे बात आई गोवा की, और मैं बता भी रहा हूँ 19 तारीख को वो डेलीगेशन आ रहा है। हम गोवा से MOU साइन कर रहे हैं इसी चीज़ को लेके कि उनका जो कमोडिटी है और हमारा कमोडिटी हम आपस में शेयर करें। तो ये हिंदुस्तान पैन इंडिया की अलग अलग कम्युनिटीज़ है हर स्टेट की। धीरे धीरे ये शुरुआत की है पहली दफ़ा। अगर मान लो ये सारी स्टेट्स इंटरलिंक हो जाती है तो हर चीज़ प्रॉपर मैनेज हो जाएगी। मैंने ये शुरुआत की है एक लिंकेज एस्टेब्लिश करने की। सर, बोर्ड ने सालों पहले कई मंडियां काट दी, साथ में बालसमंद है, बॉर्डर एरिया में सिरसा में चौकड़ा है या अग्रवा की है, कई सारी मंडियां हैं जो मतलब डेवलप नहीं हो पाई। सर, उस बारे में कोई देखिए, नहीं, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। मार्केटिंग बोर्ड मंडी सब यार्ड बनाता है, मार्केटिंग बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे जो शेड्स आते हैं, हमारा पेलेंस आता है पक्का, हमारी बाउंड्री वॉल्स आती है, जो भी फैसिलिटी हम बना सकते हैं हमने सारी मंडियों में बनाई है। उसके बाद जो शॉप्स हम देते हैं, दुकानें हम काटते हैं, वो दुकानें आपके ऑनलाइन हैं, उसमें कहीं कोई ले तो ले, नहीं लेता तो नहीं। रेट देखिए अभी ऐसा कोई प्रपोज़ल नहीं है, क्योंकि हमारी काफ़ी अरसे से 2-3 मीटिंग्स इसमें हुई है। अभी ठीक स्मूथ चल रहा है। कई मंडीज़ में हमारी दुकानें लोग ले रहे हैं, कई मंडीज़ में नहीं ले रहे। उसका भी हम कोई प्रपोजल बना के सोचेंगे भी उसमें कुछ किया जा सकता है तो अवश्य उसमें करेंगे। आदित्य जी, गोवा का आपने बताया कि गोवा के साथ आपका MOU साइन होने वाला है। राष्ट्रपति ने भी आपकी तारीफ की कल। आपने बताया कि 2 चीज़ें अभी, एक किन्नू एक अमरूद, ये चीज़ें आप उनके साथ करोगे। लेकिन जो बाकी राज्य हैं, जो यहाँ हरियाणा में जैसे टमाटर का आपने जिक्र किया, और भी बहुत सारी सब्जियाँ हैं जिनका अच्छा दाम नहीं मिलता, किसान या तो उनको बाई कर देता है, उसे बांध देता है ट्रैक्टर के साथ, या फिर सड़कों फेंक देता है। वो चीज़ें किसान को ऐसा ना हो जैसे आपकी सरकार का दावा है, आय दोगुनी हो, किसानों को मुनाफा कैसे हो, और राज्यों के साथ और फसलों को लेकर, सब्जी फलों को लेकर भी बातचीत चल रही है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप में से भी बहुत से लोग खेती संबंधित गांव से संबंध रखते होंगे। किसान अपनी कमोडिटी को 20 किलोमीटर के दायरे में बेचता है। मेरी 47 साल उम्र है, मैं खुद खेती करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी 20 किलोमीटर से फालतू अपने अनाज को नहीं बेचा, और ये हर किसान के से आप पूछोगे तो वो अपनी फसल को 20 किलोमीटर के दायरे में बेचता है। अब जिस फसल को 20 किलोमीटर के दायरे में बेचता है, उस 20 किलोमीटर में वो फसल सरप्लस है। अगर सरसों का एरिया है और सरसों की मंडी है तो उस पूरे इलाके में सरसों होती है, वो वहाँ की सरप्लस कमोडिटी है। तो हमने जो लिंकेज एस्टैब्लिश किया है वो यही किया है कि हमारी जो सरप्लस कमोडिटी की मंडियां हैं उसमें भाव की भी दिक्कत रहेगी, तोल की भी दिक्कत रहेगी, परचेज़ की दिक्कत रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है, कोई आज की चीज़ नहीं है। ये जब से ये सिस्टम बना है तब से ऐसा चलता आ रहा है। हमने इसको नया तरीके से इसको सोचा, रिवर्स मैकेनिज़्म के थ्रू, कि हम किसान को उचित दाम, उसकी इंश्योर कि उसकी सारी फसल बिके, अच्छे दाम पे बिके, ऐसा क्या मैकेनिज़्म हो। तो जो बात आई, जो पूरे हमारे ऑल इंडिया चेयरमैन्स की कॉन्फ्रेंस पे आई, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो चर्चा हुई उसको हमने आगे बढ़ाते हुए इंटर स्टेट लिंकेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आज बात कह रहा हूँ, ये हो सकता है ये बात आपको बहुत मजाक वाली, हंसी वाली लगती होगी या हल्की लगती होगी। सबसे बड़ी
इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। एग्रो इंडस्ट्री फेलियर इसलिए है क्योंकि उसका लिंकेज नहीं है, उसका इलाका निर्धारित है। जहाँ सेब होता है वहाँ सेब इतना ज़्यादा है कि उस सेब को खपाने के लिए लोकल मार्केट पे ओवरलोड है। अगर उसका मार्केट लिंकेज मिलता है तो वो सेब निश्चित तौर पे हर जगह पहुँचेगा। हमारा किन्नू है, अगर मेरा किन्नू कितना होता होगा, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम किन्नू को भेजें हर आदमी खाएगा। हमारे यहाँ नारियल नहीं होता। मान लो आपके गांव में एक ट्रॉली नारियल आ गई, आपके लोग उसको टेस्ट में ही एक ट्रॉली ले लेंगे, क्योंकि इसी के अंदर मेरा एक सवाल है। फसलें तो आ रही सर, फसलें आ भी रही हैं, जा भी रही है। यहाँ पे किन्नू गोवा में भी मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि कारपोरेट के हाथों आप बेच रहे हो या आप एक मिनट से मैं सवाल पूरा हो जाने दीजिए। आप भविष्य में कारपोरेट को इसमें वो करोगे। एक किसान, हिसार का किसान क्या अपना धान गोवा लेके जाएगा या मध्य प्रदेश लेके जाएगा, या आप कारपोरेट उसमें करोगे। साइलोज आपने खड़े किए हैं और साइलोज जितने भी खड़े किए उसमें जो पैसा लगा है वो सारा ही जो किसान को 4% भी मिलता है उससे लगा। बुन्ना पे मैंने रिपोर्ट की है। तो आप साइलोज को खड़े कर रहे हो और मंडियों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो। इस पर आपका कहना है? देखिए, मैं कॉर्पोरेट्स के बड़ा खिलाफ हूँ और मैं किसान का बेटा हूँ और चौधरी देवलाल का पोता हूँ। मैं हमेशा किसान के एंगल की बात सोचता हूँ। हमने किसान के लिए मार्केट, किसान के लिए मैं बोल रहा हूँ, लिंकेज एस्टैब्लिश करने के लिए हम गोवा से बात कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट के लिए नहीं कर रहे। मेरे इलाके का अगर किसान जाएगा तो उसका हम वाउचर जो है मार्केटिंग बोर्ड से वाउचर बनेगा और गोवा के पास जो मार्केटिंग बोर्ड गोवा है उसके पास हमारा वाउचर जाएगा, वो किसान का जाएगा। हम किसान को एंटरप्रेन्योरशिप बना रहे हैं। सर, लेकिन जैसा आपने कहा कि किसानों के पास होल्डिंग्स बहुत कम रह गई है, स्टॉक ज़्यादा क्वांटिटी किसानों के पास है नहीं। मान के चलिए कि एक ट्रॉली धान है, उसको लेकर के वो अगर मध्य प्रदेश गोवा तक जाएगा तो उसका जितना खर्चा उसमें लग रहा है तो 20 किलोमीटर में बेचने में उसका फायदा रहेगा। देखिए, हमने उसको कंपेल नहीं कर रहे जी, हमने उसको एक एक्स्ट्रा लिंकेज दिया है कि अगर गोवा में कोई चीज़ महंगी है, असम में कोई चीज़ महंगी है या कर्नाटका में कोई चीज़ महंगी है, तो जब आपका परचेज करके ट्रेडर ले जा सकता है तो किसान आपस का समूह इकट्ठे होकर क्यों नहीं जा सकते। ये जो अभी आपने कॉर्पोरेट की बात की, अगर हम किसानों को मोटिवेट नहीं करेंगे, किसानों को लिंकेज नहीं देंगे तो ऑब्वियस है कॉर्पोरेट, ये नेक्सस है, कॉर्पोरेट लेंगे। तो हम कॉर्पोरेट की स्पेस को रिड्यूस तभी कर पाएंगे जब हम किसान को ऊपर अपलिफ्ट करेंगे। लेकिन सर 9 साल में कोई आप ऐसा स्थापित नहीं कर पाए हो कि किसानों का कोई समूह बने और वो जाए। हालात ये खड़े कि अनाज मंडी में फसल बिकने में किसानों के पसीने छूट जाते हैं, टाइम पे कूपन नहीं मिलता, टाइम पे उनको जगह नहीं मिलती और टाइम पे पेमेंट नहीं मिलती। ये प्रत्येक मंडी के हालात है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो उसका मिलता ही नहीं फसल का। ये हालात है। और राजस्थान का बाजरा यहाँ आया है तो कितनी बार पकड़ा गया है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हमने बड़ी सख्ताई रखी है इस मामले में कि अगर किसी और स्टेट का कोई भी इस तरीके की माल प्रैक्टिस होती है जिसमें चोरी या और है, उन चीज़ों को ट्रैप किया जाए। और मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि मैं चेयरमैन बने मुझे अभी 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में मैंने पैन इंडिया एक्सरसाइज की है। पैन इंडिया एक्सरसाइज करना कोई छोटी चीज़ नहीं है और पैन इंडिया एक्सरसाइज करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको क्रॉप मैपिंग करनी पड़ेगी। आपको क्लाइमेट के हिसाब से किस क्लाइमेट में कौन सी स्टेट में क्या क्रॉप है, उसका टाइम शेड्यूल क्या है। ये बहुत लंबी चीज़ है, अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल करूंगा तो शायद शाम तक हम इस पे चलेंगे। राजनीतिक सवाल है हाँ जी, कि आपकी सरकार गठबंधन सरकार चलती है, जेजेपी में सहयोग है, निर्दलीय के साथ। हम दुष्यंत चौटाला की बात करें, वो कह रहे हैं कि गठबंधन रहे या ना रहे, हिसार से हम चुनाव लड़ेंगे, हिसार से हम नहीं छोड़ेंगे। वही चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें या अन्य बीजेपी नेताओं की बात करें, वो बार बार ये कह चुके हैं कि जेजेपी का कोई फायदा नहीं है, वो साथ ही रहना चाहिए। आप भी उसी परिवार से हैं और चेयरमैन होने के साथ साथ आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी सिरसा के, आप कैसे देखते हैं उनके बयान? देखिए, मैं सिरसा के जिला अध्यक्ष तौर पे इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता जिनको पूरे हिंदुस्तान में लोग चाणक्य के रूप में मानते हैं, अमित शाह जी की रैली थी सिरसा में और वो एक एक कोई चीज़ एक बहुत कद्दावर व्यक्ति बोलता है तो उसे दुनिया सुनती है। उन्होंने वहाँ कहा कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें लड़ेंगी, हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो जब उन्होंने ये बात वहाँ कही है, हज़ारों लोगों ने सुनी है, तो ये आपका जो जवाब का सवाल ये यहीं पूरा हो जाता है कि
पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे अलग को अगर कोई लड़ना चाहे तो कोई लड़ ले, तो गठबंधन नहीं रहने वाला फिर? मैं ये कह नहीं सकता। मैं तो बता रहा हूँ कि सिरसा जिला अध्यक्ष होने के नाते उस रैली में ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा में 10 की 10 सीटें लड़ेगी, और ये आपने भी सुना, मैंने भी सुना, और वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सर सरपंचों ने नहीं सुना, जिनको घरों में ही डिटेन कर लिया गया था। एक रैली हो रही है, इतनी बड़ी रैली हो रही है, लेकिन जो सरपंच आंदोलन पे थे, आशा वर्कर आंदोलन पे थे, अलग अलग उनको डिटेन, किसानों को भी डिटेन कर नहीं, लिया गया। ऐसा नहीं था, ये भ्रम प्रचार है। कोई सरपंच कहीं डिटेन नहीं हुआ। एक दो जो कांग्रेस से संबंधित है उन लोगों को आदत है शोर मचाने की, देखो वो कोई बात हो तो अलग है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। मेरे 350 पंचायत है, किसी सरपंच को डिटेन नहीं किया गया। सर हाँ जी, कल मेला था, किसानों में जोश आई है मेरे को लेके। माननीय उपराष्ट्रपति भी घरों की बात लेके आए हुए थे, लेकिन 3-4 घंटे किसान अंदर बैठ के इंतजार करते रहे। और लोगों के लिए पानी था, लेकिन उनको पानी नहीं दिया गया। तो किसानों की गिरफ्तारियां भी हुई, 8 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई आंदोलन नहीं था। देखिए मैं अभी कह चुका हूँ कि जो अनुमानित था उससे ज़्यादा किसानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो अनुमानित था उससे ज़्यादा किया है, तो थोड़ी बहुत कमियां रह गई होंगी। हम इन चीज़ों को बहुत आगे दुरुस्त करेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि जो अनुमानित था उससे दुगनी तादाद में किसान आ रहे हैं और वो इस मेले का लाभ लेके जा रहे हैं। मुझे बहुत से किसानों का फ़ोन भी आया था कि जी हमारे को फलानी किस्म का बीज है, इसकी बीज की ज़रूरत है। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि वो बहुत अवेयर हो गया है खेती को लेके। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।